कुछ पेशेंट्स आते हैं हमें नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल एक नेचुरल थिंग है, लेकिन आज की डेट में ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको मैस्टरबेशन करके ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन एक्चुअल इंटरकोर्स। मतलब उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल्स के जैसा हो रहा है, किसी का स्पर्म काउंट कम है। क्यों है? लाइफस्टाइल कैसा है? अगर आज आप दिन में 3 बार मैस्टरबेशन कर रहे हैं, अब कल करेंगे तो जो सीमेन का वॉल्यूम है जो वो बहुत कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो उसके अंदर स्पर्म भी कम होंगे। ये टाइम पर उस बेसिक सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं अपने पेशेंट के साथ और कैसे उनको काउंसिल करते हैं ताकि उनको वो चीज़ समझ में आ जाए? सर मैं ये कहना चाहूँगा प्रभाकर जी इसमें आपको कि अगर मान लो किसी पेशेंट को कुछ भी अपने बारे में ऐसा डाउट लग रहा है तो सबसे पहली बात वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर ठाकुर है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर रोहित जुनेजा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोयूरोलॉजिस्ट सर्जन फ्रॉम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका। सर की उपलब्धियाँ है, सर ने बहुत छोटी उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरीज और यूरोलॉजी सर्जरीज में काफ़ी सर्जरीज उन्होंने परफॉर्म करी हैं। आज हम जुड़ते हैं डॉक्टर रोहित जुनेजा से और उनसे जानते हैं अबाउट उनके सर्विसेज के बारे में, उनकी स्पेशलिटी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जुनेजा है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इससे मेरा मतलब है यूरोलॉजी में जो स्टोन रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और यूरिन रिलेटेड मेंस और वुमेन्स में जो इश्यूज होते हैं उससे हम डील करते हैं। मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड मेल इनफर्टिलिटी से हम डील करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत है जिसकी किडनीज ख़राब हो गई हैं, दैट वी ट्रीट। एनी पेशेंट जिसमें किडनी का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, यूरेटर का कैंसर है, जिसमें हमें एडवांस सर्जरी की ज़रूरत है, उसमें वी आर डूइंग रोबोटिक सर्जरीज। और बेसिक जो हमारे डिजीज़ हैं, स्टोन हो गया और प्रोस्टेट हो गया, इन सब में तो हम रेगुलरली एनी यूरोलॉजिस्ट परफॉर्म दीज सर्जरीज। ग्रेट। तो सर आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जो एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन सॉरी है जनरल पब्लिक के अंदर मेंस हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, तो आपके पास कई सारे यंग मेल पॉपुलेशन आती होगी और वो आपके पास साथ कुछ सेक्स की इश्यूज़ लेके या फिर अपने यौन संबंधित समस्याएं लेके आते होंगे। तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उनको डील करते हैं और कैसे आप उनको काउंसिल करते हैं और कैसे उनको आप प्रिपेयर करते हैं कि वो आगे की नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टेप को फॉरवर्ड करें? देखिए, जनरली हमारे पास आज की डेट में काफ़ी यंग पॉपुलेशन आ रही है इस चीज़ों को लेके एंड बहुत से मिथ्स उन्होंने अपने दिमाग में बसा लिए हैं बिकॉज ऑफ जो चीज़ें अवेलेबल हैं आज की डेट में इंटरनेट पे। मैं कहूँ ये इंटरनेट की वजह से है या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है जिसके रिगार्डिंग जो हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं उसके अंदर होता है, पेशेंट कहता है कि आई हैव इश्यूज़ विद माई साइज़ ऑफ द पेनिस। उनको लगता है उनका पेनिस का साइज़ छोटा है, इरेक्शन में इश्यूज़ हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और कुछ लोगों को इश्यूज़ हैं नाइट फॉल से। तो यंग पॉपुलेशन आज की डेट में इस चीज़ के अंदर जो घुस रही है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ पेशेंट शायद सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं होते एंड दे कम विद अस एंड दे से मेरे को इरेक्शन का इशू है। आप सेक्सुअली एक्टिव तक नहीं है, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपको कैसे पता? कुछ पेशेंट्स आते हैं हमें नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल एक नेचुरल थिंग है, इसके लिए कोई हमें इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ होती है जिसको हिंदी में वीरा बोलते हैं और इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं। सीमेन कुछ 3-4 दिनों में बन के तैयार हो जाता है और वो वेट कर रहा होता है एक स्टिमुलस का बाहर आने का। जनरली नाइट में हम कुछ ऐसे ड्रीम्स लेते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जिसकी वजह से इजैकुलेशन हो जाता है। दिस इज नाइट फॉल। ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको लोग कहते हैं स्वप्न दोष, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात अगर मैं करूँ साइजेस के बारे में, तो जैसा मैंने बताया इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, तो जो स्टडीज़ हैं, जो स्केल्स हैं जिसके ऊपर साइजेस को मेजर किया जाता है वो इंडियन और वेस्टर्न पॉपुलेशन की अलग है। वी कैन नॉट कंपेयर, द जीन्स आर डिफरेंट, जेनेटिक्स आर डिफरेंट, मॉडिफिकेशंस आर डिफरेंट, डेवलपमेंट इज डिफरेंट, सो वी कैन नॉट कंपेयर। इंडियन साइजेस आर डिफरेंट, वेस्टर्न पॉपुलेशन साइजेस आर डिफरेंट। इफ यू आर एबल टू पास यूरिन एंड इफ यू आर एबल टू परफॉर्म एन इंटरकोर्स, देन वेयर इज द इशू ऑफ द साइज? देयर इज नो इशू। एंड जो मैंने आपको इरेक्शन की बात की, अभी आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं है, उसमें इरेक्शन का इशू एक जो लोग आके बात करते हैं। मान लीजिए सेक्सुअली एक्टिव भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम, बहुत से कारण होते हैं इसके।
तो जनरली जो पेशेंट आपके पास आते हैं कंप्लेंट लेके, तो मोस्टली उनका सर एज ग्रुप क्या रहता होगा? सर देखिए, मतलब दे आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस और मे बी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और मे बी मिड एज कैटेगरी के, किस कैटेगरी? ज़्यादा जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो जो कॉलेज गोइंग होते हैं वो होते हैं, क्योंकि जो एक्सेस टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्टफ है वो ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मिडिल एज पॉपुलेशन भी आती है, बट उनका जो परसेंटेज है दैट इज लेस देन दिस यंग यूथ। यूथ इज द मोस्ट विच इज कमिंग टू अस विद दिस काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। और सर मेंस हेल्थ को लेकर पब्लिक में कितनी जागरूकता है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? सर मेंस हेल्थ को लेके पब्लिक में बहुत कम जागरूकता है। लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और जो भी वो पढ़ते हैं वो जो जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही पढ़ते हैं। राइट। आज की डेट में अगर आप अपने पेट दर्द को सर्च करने जाएंगे तो सर्च करते करते आप कैंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे, और वो एक मेंटल स्ट्रेस बनता है किसी भी इंसान के लिए। तो इस चीज के बारे में जब हमें पता ही नहीं है तो हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हजारों तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हजारों तरह के एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो हो, लेकिन जब आप उन चीजों को पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे आप उनको अपने ऊपर ढालने की कोशिश करते हैं इनवॉलंटरली। आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो चीजें आपके ऊपर आने लगती हैं, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, एंड देन आप किसी ना किसी के पास जाते हैं, कुछ देखते हैं, इलाज बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और 100 तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं। शायद उनकी जरूरत हो, शायद ना हो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंस से जो पेशेंट आपके पास आते हैं अपनी समस्याएं लेके, उनमें से लेट्स से 50-60% जस्ट एक मिथ की वजह से आपके पास पहुंच रहे हैं, rather than कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल समस्या है सेक्स रिलेटेड। सर मैं अगर आपको बताऊं तो अगर मैं इरेक्शन के बारे में बात करूं या मैं साइज के बारे में बात करूं, साइज के बारे में जब पेशेंट हमसे बात करता है तो ऑब्वियसली वी विल एग्जामिन द पेशेंट फर्स्ट, एंड हमारे हिसाब से वो साइज ठीक है। ओके। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, आई विल से मोर देन 90%, 95% ऑफ द केसेस में वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रभाकर जी, अगर मैं इसके बारे में बात करूं आपसे तो मल्टीपल इश्यूज के साथ वो हमारे पास आते हैं। सो वन ऑफ देम इज द साइज। तो जनरली व्हेनेवर पेशेंट विल कम वी विल एग्जामिन, और हमारे हिसाब से साइज में कोई इशू 95% ऑफ द टाइम्स, या मैं बोलूँगा 98% ऑफ द टाइम्स नहीं होता है, बट उनका कंपैरिजन वेस्टर्न पॉपुलेशन, वो एक डिफरेंट जीन्स है, डिफरेंट डेवलपमेंट है, वी कैन नॉट हैव दैट, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गर्थ को फिर भी सर्जरी से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जरूरत क्यों है? फैंटेसी एक अलग चीज है, लेकिन जब आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, यूरिनेशन कर सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे एक अवेयरनेस होगी तो थोड़ा सा लोग इस चीज़ को गलत नहीं समझेंगे। दूसरा, इरेक्शन पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत यंग पॉपुलेशन हमारे पास आती है, और यंग पॉपुलेशन में इरेक्शन के जो इश्यूज हैं, सबसे पहला सवाल उनका होता है सर मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा, मॉर्निंग वुड्स, दे कॉल इट मॉर्निंग वुड्स। सर मॉर्निंग वुड्स का इरेक्टाइल इशू से कोई लेना देना ही नहीं है। सुबह इंसान को इरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसका ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर फुल हुआ होता है, जिसकी वजह से एक नर्व होती है जो इरिटेट हो जाती है और वो इरेक्ट कर देती है। आप जाइए यूरिन पास कीजिए, आपका इरेक्शन चला जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को मॉर्निंग वुड्स नहीं हो रहे हैं तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। ओके। अगेन गलत, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में। फिर वो आते हैं कि हमें अच्छे से इरेक्शन नहीं हो रहा, पहले होता था अब नहीं हो रहा। मैस्टरबेशन पे इरेक्शन नहीं हो रहा। मैस्टरबेशन आप कर रहे हैं, यू आर फैंटेसाइजिंग समथिंग, वो आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग जो आपको चाहिए वो दे रही है कि नहीं दे रही है, वी डोंट नो। आई डोंट नो व्हाट इज योर सेंस ऑफ वेलबींग दैट टाइम। आप किस सिचुएशन में बैठे हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप हैप्पी मूड में हैं, किस मूड में हैं, तो उस बेसिस पे वो जज कर लेते हैं। देन व्हेनेवर दे फील देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा सर्च इंजन, और बस वहीं से एक चीज शुरू हो जाएगी। राइट। तो मेरे पास कभी भी कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको 3 चीज़ों में डिवाइड करवाता हूँ। आई एक्सप्लेन हिम कि मैं इरेक्शन को 3 एस्पेक्ट में रखता हूँ। एक होगी एनाटमी, मतलब आपकी बनावट, मतलब पेनिस का जो इरेक्शन है उसमें कोई बोन नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ बहुत सारा ब्लड एकदम उसके अंदर आता है और लॉक हो जाता है और इरेक्शन आ जाता है, और फिर जब आप इजैकुलेट कर देते हैं तो इरेक्शन चला जाता है, ना इजैकुलेट करे भी इरेक्शन चला जाता है। ओके। तो ये हो गई एनाटमी।
इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि पेनिस के अंदर ब्लड अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विच कैन बी डन विद एन अल्ट्रासाउंड। सेकेंड होता है हॉर्मोन्स, फिजियोलॉजी। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिनके डिसबैलेंस के कारण आप इरेक्टाइल इश्यूज फेस कर सकते हैं। सो पहला इवैल्यूएशन हमें एनाटॉमी को देखना है, दूसरा इवैल्यूएशन हमें हॉर्मोन्स को देखना है, एंड तीसरा इवैल्यूएशन होता है साइकोलॉजी। मोस्ट ऑफ द केसेस आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, लेकिन ये बात समझ नहीं आती है लोगों को। साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। हम दो पैरामीटर्स को ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके एलिवेट कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर, काम का प्रेशर, दिमाग में कुछ और, फिजिकली कहीं और, आर्ग्यूमेंट, 100 तरह की चीजें, आपका खुद का रिलेशन अपने पार्टनर के साथ, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। वहां तक पेशेंट को पहुंचाने के लिए समय लगता है, काउंसिल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि what actually you need and what you are running for are two different things. अंडरस्टूड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मोस्टली पेशेंट कंप्लेंट लेके बस आपके पास आते हैं इरेक्टल और सेक्सुअल हेल्थ की, शायद वो मेंटली बेसिकली जब वो सेक्स कर रहे हैं या फिर वो इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, बट वो वहाँ पर मेंटली प्रेजेंट नहीं है और शायद उनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ प्रभाकर जी मैं आपको। मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, कल आपकी एक प्रेजेंटेशन है। अब सेक्सुअल एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर एक टाइम पे चाहते हो, कभी हो सकता है एक पार्टनर चाहता है एंड यू आर डूइंग इट क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर नाराज हो। आपका दिमाग इस टाइम कल की प्रेजेंटेशन पे है, ठीक है, लेकिन आप फिजिकली वहां बैठे हैं। इरेक्शन इज ऑल रिलेटेड टू हेयर, नॉट डायरेक्टली एट द ऑर्गन। अगर आप, एक चीज होती है फोर प्ले एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर आप फोर प्ले कर रहे हैं और वहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं देन यू विल गेट गुड इरेक्शन। लेकिन आप फोर प्ले तो कर रहे हैं पर आपका दिमाग कहीं और है, अंडरस्टूड, यू विल नॉट गेट गुड इरेक्शन। सो इट इज मेंटली कनेक्टेड। आई विल नॉट से मेंटली, साइकोलॉजिकली, या राइट। सो आप अपने ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं जब आप ट्रीटमेंट देते हैं? सर जैसे ही मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो पहले तो मेरी उससे कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट बात चलती है। ओके। इवन बाहर बैठे हुए पेशेंट्स भी इरिटेट होते हैं कि इतना टाइम कौन देता है पेशेंट को, बट पेशेंट आया है तो सेटिस्फाई तो करना है, उसके बिना फिर फायदा क्या है? अगर मुझे भी 4 गोली लिख के उसको भेजना है तो कोई मतलब नहीं है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात को समझते हैं, फिर अपनी बात समझाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। अगर मैं आज एक पेशेंट को, जो इंडियन पॉपुलेशन की मेंटालिटी है, मैं उसको डायरेक्टली ये बात बोल दूं यार तुम्हारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, वो कहेगा डॉक्टर बेकार। मुझे पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो एक टैबू है कि साइकोलॉजिस्ट के पास एकदम पागल। एग्जैक्टली, इस टैबू से कोई गुजरना नहीं चाहता। तो मुझे उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि देखो तुम्हारा ऑर्गन एनाटॉमिकली ठीक है, उसके अंदर परफेक्टली ब्लड जा रहा है, तुम्हारे हॉर्मोन्स जिनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं वो ठीक हैं, और अगर डिरेंज भी हैं तो माइल्ड डिरेंज है, मॉडरेटली हैं या सीवियरली हैं, अगर मैं उनको ठीक करके नॉर्मली ला सकता हूं तो शायद आपको जरूरत ना पड़े। राइट। और बात करने से यू गेट टू नो कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टूड, साइकोलॉजिकल है या सच में कोई प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। सो वो बात करने से ही पता लगता है, समय देना पड़ता है पेशेंट को। अंडरस्टूड। सो जब मेरे को ये चीज रियलाइजेशन हो जाती है, अगर मुझे लगता है कि पेशेंट मेरी बात समझ सकता है तो मैं उनको अपफ्रंट बता देता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है नहीं, पेशेंट ने जो इतना कुछ सर्च कर लिया है और अब दिमाग में घुस गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ मुझे करना है। पहले सपोर्टिव कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मेडिकेशन देनी है, एंड देन आई हैव टू आस्क हिम कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट हमारी टीम में है। जब भी ऐसा होता है, आई हैव अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अपने पेशेंट को उनके पास भेजता हूँ। 10 में से 2 पेशेंट वहां पहुंच पाते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द टैबू, एंड जो 2 पहुंचते हैं उनको दोबारा कभी मेरी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये फॉर श्योर है, इसका मैं 100% आंसर दे सकता हूं कि उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। एंड फॉर्चुनेटली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मोस्ट लाइकली जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो हमारे पास वीक में 1 या ट्वाइस शी विल बी सिटिंग है, एंड सो दैट पेशेंट को एक सही ट्रीटमेंट मिल सके और पेशेंट मिस आउट ना हो। एग्जैक्टली। क्योंकि पेशेंट को जब पता होगा कि एक ही जगह है जहाँ पे मेरा डॉक्टर भी बैठा है और साइकोलॉजिस्ट भी बैठा है, तो एक आसानी हो जाती है पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट की। अंडरस्टूड। एंड एनीवेज एनी एंड्रोलॉजी क्लिनिक, इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली,
वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट इज अ मस्ट। सो डॉक्टर जुनेजा, आप जो पेशेंट आपके जो आपने पेशेंट इतने सारे पेशेंट ट्रीट करे हैं आज तक, आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पेशेंट आपके पास आते हैं, क्या उनके सेक्सुअल हेल्थ को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उनके लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में, उनके फूड हैबिट्स में चेंजेस करके, उनके बेसिकली वर्कआउट शेड्यूल बना के, क्या हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सेक्सुअल हेल्थ को? बिल्कुल कर सकते हैं इसमें प्रभाकर जी। देखिए, बात ऐसी है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्ले करते हैं एक रोल। जैसे एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक फैक्टर है, कभी कभी अल्कोहल भी एक फैक्टर होता है। देन आपका डेली लाइफस्टाइल कैसा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस्ड आउट लाइफस्टाइल है, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका मूड एलिवेट होता है। अगर आप सारा दिन बिजी हैं और रात को स्ट्रेस्ड आउट घर पे आ रहे हैं तो थके हुए हैं, थके हुए मूड से किसका मन करता है? वो इंसान चाहेगा कि मैं बेड पे सो जाऊं क्योंकि अगले दिन मुझे फिर काम पे जाना है, तो मैं कैसे उस चीज को कर पाऊंगा। तो एक जनरल बेसिक होता है स्मोकिंग जो है, जैसे एक ओकेजनल होती है, एक होते हैं रेगुलर स्मोकर। रेगुलर स्मोकर्स के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि लिपिड प्रोफाइल जो होती है वो डिरेंज्ड होती है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एंड देन जब डिरेंज लिपिड प्रोफाइल होती है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने लगता है तो बेसिकली वो क्या करता है, आर्टरीज में जमता है। अब आर्टरीज में जमता है तो ब्लॉकेज करता है। इरेक्शन हमारा सारा रिलेटेड है ब्लड फ्लो से, ब्लड फ्लो अच्छा आएगा तो इरेक्शन होगा। तो क्रॉनिक स्मोकर्स में बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया, बट होता है कि फिर वो उसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक वो बात होती है। दूसरा आपका जनरल लाइफस्टाइल, कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है। अच्छा, अब कोई ओबीज पेशेंट होगा, उसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी विल बी अ टफ डिसीजन। ऐसा नहीं वो नहीं करते, दे आर ऑल्सो गुड, बट एक थोड़ा सा कम साइड पे फैक्टर रहता है, बिकॉज उसके अंदर जो हमारा पेट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस इंसान को लगता है मेरा पेनिस का साइज छोटा हो गया, ही इज नॉट रियलाइजिंग कि मेरा वहां पे इतना सारा फैट जम गया। राइट। सो ये भी एक पॉइंट है। फिर अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, विच इज कॉल्ड एज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन मसल से निकलता है मेनली, और हमारी सबसे बड़ी मसल्स होती हैं बैक की और थाइज की। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलता है बॉडी को, विच एलिवेट्स योर मूड अगेन। तो डेफिनेटली अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल will always make you happier and boost you in day-to-day lifestyle. डॉक्टर जुनेजा, एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि एंड्रोलॉजी, जो आप बेसिकली हम मेन सेक्स हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, और यूरोलॉजी में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग कैसे हैं एक दूसरे से? सर, एंड्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ यूरोलॉजी। ठीक है। यूरोलॉजी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं तो एंडो यूरोलॉजी। एंडो यूरोलॉजी मतलब हम जो नेचुरल ऑरिफिस से बॉडी के हम ऑपरेट करते हैं किडनी स्टोन्स को, प्रोस्टेट को, कि कोई भी किडनी स्टोन है, प्रोस्टेट है, या कुछ भी उस सिस्टम में, यूरेथ्रा, पेनिस के टिप से लेके किडनी तक हमें कुछ भी काम करना है, ये हम एंडो यूरोलॉजी के थ्रू करते हैं। सेकंड आता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के अंदर होता है हमारा मेंस फर्टिलिटी, मेंस सेक्सुअल हेल्थ, दिस इज एंड्रोलॉजी ओनली। देन आता है रोबोटिक्स, व्हेन वी डू फॉर, जिसको हम यूरो ऑन्कोलॉजी में भी कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। देन आता है किडनी ट्रांसप्लांट, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। सो देयर आर मेनी ब्रांचेस, राइट। अब कोई यूरोलॉजिस्ट कोई एक ब्रांच पकड़ के उसी को कंटिन्यू कर लेता है, कोई यूरोलॉजिस्ट सारी चीजें करता है, वो तो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। बेसिकली उनके प्रैक्टिस के हिसाब से वो अपना स्पेशलिटी डिफाइन। एग्जैक्टली, राइट। तो जैसा आपने सर अभी बताया डॉक्टर जुनेजा कि मैन फर्टिलिटी, बताना चाहेंगे कि मैन फर्टिलिटी एक्चुअली होता क्या है और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या आपके पास जब पेशेंट आते हैं क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं मैन फर्टिलिटी रिलेटेड? तो अगर मैं मेंस इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूं तो जैसे मान लीजिए कोई कपल है, दे आर प्लानिंग टू कंसीव। अभी जनरली एक इंडियन पॉपुलेशन में अगेन देयर इज अ टैबू, हमारा लड़का ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आपको कुछ समय हो गया है, बेबी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। क्या कभी इंसान को देखा है सीधा एंड्रोलॉजिस्ट के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हुए? नहीं, कभी नहीं जाएगा। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि भाई बच्चा नहीं हो रहा। फिर गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल को चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एंड जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है, मे बी अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट व्हाटएवर, मान लीजिए कि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। फिर गायनेकोलॉजिस्ट उस टाइम इवैल्यूएशन पे भी हस्बैंड को, जो पार्टनर हैं, उनको बोलती हैं कि सर आप अपना एक सीमन एनालिसिस करा लीजिए। सीमन एनालिसिस क्या होता है? वीरा, जिससे कि बेबी बनता है, स्पर्म्स जिसके अंदर होता है। सो बेबी कैसे बनता है? स्पर्म से, ओवम से, दोनों मिक्स करते हैं एंड देन बनता है। विकी डोनर सबने देखी है, राइट। सो दैट इज सीमन।
जिसको हम वीरा बोलते हैं। अब इसके अंदर 3-4 फ्लूइड्स मिक्स होकर, जो प्रोस्टेट से आता है, सेमिनल साइकिल से आता है, टेस्टिस से आता है, ये सब मिल के एक सीमेन तैयार होता है। सीमेन को ठीक से तैयार होने में कुछ 4 से 5 दिन लगते हैं। तो जब भी ऐसा होता है, हम मेंस को कहते हैं कि आप, या गायनेकोलॉजिस्ट ही बोल देते हैं, आप सीमन एनालिसिस कराइए। सीमन एनालिसिस कराने के लिए मेरी सबसे एक गुजारिश है, 4 से 5 दिन तक सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन नहीं होना चाहिए। उस गैप के बाद आप अपना सीमन एनालिसिस कराएं। तो जैसा कि आपका सवाल था कि पेशेंट आपके पास कैसे आता है, तो जनरली उसने सीमन एनालिसिस करा रखा होता है, या नहीं करा रखा होता है, तो फिर वो आता है कि बेबी नहीं हो रहा है, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट टू चेक द मैन ऑल्सो। तो उसमें हम सीमन एनालिसिस कराते हैं। सीमन एनालिसिस का एकमात्र जो हमारा मोटिव है वो ये होता है कि क्या आदमी के स्पर्म्स ठीक बन रहे हैं। और स्पर्म से मेरा मतलब है स्पर्म्स में उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना अमाउंट है, विच इज इन मिलियंस। बच्चा पैदा करने के लिए एक चाहिए, लेकिन वो मिलियंस में होता है। फिर वो दौड़ कितनी तेज रहा है, जिसको हम बोलते हैं मोटिलिटी, मतलब वो भाग कितने अच्छे से रहा है, क्योंकि उसको एक रास्ता तय करके जाना है और ओवम को पियर्स करके अंदर घुसना है और फर्टिलाइजेशन करवाना है। थर्ड होता है मॉर्फोलॉजी, मतलब उसकी बनावट। जैसे हम हैं ऐसे ही स्पर्म है, सर, बॉडी, पैर। ये एक सीमन एनालिसिस हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो मुझे उसका क्या क्या चेक करना है, तो मैं कुछ ब्लड पैरामीटर्स कराऊंगा, उसकी बॉल्स का, टेस्टिस का एक अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और एक सीमन एनालिसिस कराऊंगा। तो मेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो मेल इनफर्टिलिटी हम उसको कहते हैं कि जिस केसेस में स्पर्म में कोई इश्यू है या इन ऑर्गन्स में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। जब आदमी के स्पर्म या टेस्टिस इज द रीजन, बन रहा है या नहीं बन रहा है, स्पर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, टेस्टिस के साइज छोटे हैं, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। So, इससे एक क्यूरियोसिटी मेरे को आ रही है सर दिमाग के अंदर, तो कि सपोज आपने बोला कि मास्टरबेट करना इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेनन, लोग करते हैं मास्टरबेट। तो सपोज किसी पेशेंट ने मास्टरबेट किया, मतलब डे बिफोर मास्टरबेट किया, नेक्स्ट डे वाइफ के साथ या सेक्सुअल इंटरकोर्स ने करा एंड दे आर प्लानिंग टू कंसीव, और कंसीव नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने बोला 3 से 4 दिन लगते हैं सीमन को प्रिपेयर होने में बॉडी के अंदर, देन ओनली वो यूजफुल है फॉर बेसिकली फॉर मेक अ बेबी। तो मास्टरबेट करने से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इन अ डे, क्या वो स्पर्म काउंट कम होता है या उसकी क्वालिटी डाउन होती है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जब मैं किसी का टेस्ट करा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं उसकी फुल स्ट्रेंथ चेक करूँ। ओके। वो मेरा चेक कराने के लिए 4 दिन का गैप चाहिए मुझे, 4 से 5 दिन का। ओके। लेकिन जो फीमेल का ओवुलेशन पीरियड होता है वो खुद ही 5 दिन का होता है। तो उसके अंदर तो हम कहते ही हैं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी इन 5 दिनों में रेगुलरली कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें स्पर्म काउंट नहीं है। मैं एक इंसान की फुल स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहा हूँ। स्पर्म तो डेली बन रहा है सर, एंड जैसा मैंने बताया वो मिलियंस में बन रहा है। 65 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख होता है। मुझे कितना चाहिए? एक चाहिए, राइट। 1 हेल्दी स्पर्म। सो ऐसा नहीं है कि आपको 4 दिन वेट करना है। आपका तो ओव्यूलेशन पीरियड ही 5 दिन का है सर। आपको उस टाइम पे तो यू नीड टू डू इट। सो इफ यू डू इट डेली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कमिंग ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन, कोई इंसान मैस्टरबेशन दिन में 3 बार कर रहा है। सर पहली बात, वो दिन में 3 बार कर क्यों रहा है? नाउ दैट इज वन प्रॉब्लम। Maybe it can be a desire, it can be an addiction. probably. These are 2 different things again. कोई इंसान दिन में 3 बार मैस्टरबेट क्यों कर रहा है? कोई स्ट्रेस है, कोई और दिक्कत है। सो वी नीड टू नो दैट। पहली बात ये। दूसरी बात कि मास्टरबेशन करने से आप जितना फ्रीक्वेंटली मास्टरबेशन करेंगे, यू नीड टू वेट फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। अगर आज आप दिन में 3 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं, आप कल करेंगे तो जो सीमेन का वॉल्यूम है जो वो बहुत कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो उसके अंदर स्पर्म भी कम होंगे, विच इज नेचुरल। आप एक बाल्टी को एक टैप के नीचे रख देंगे और टैप पूरा नहीं खोलना है, टप टप ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अगर आप इतनी सी बाल्टी भरी और आपने घेर दिया तो उसको दोबारा भरने के लिए समय तो चाहिए सर। Exactly. तो जितना समय आप देंगे उतना वॉल्यूम आएगा, उतना उसमें स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ऐसा नहीं स्पर्म होगा नहीं, होगा, लेकिन बनने के लिए समय देना है। सुनो जुनेजा, आपने मास्टरबेट की बात करी तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक दिन में कितनी बार, मतलब आपने ऐसा बोला कि लोग 3 बार ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, पर वो क्यों करते हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे? कि मतलब
यंग एज में और मे बी मिड एज में लोग 3-3 बार 4-4 बार मास्टरबेट एक दिन में कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस पे क्या उनका रीज़न हो सकता है कि वो इतना मास्टरबेटिंग कर रहे हैं? सर देखो, मैस्टरबेशन का कोई कंसेंसस नहीं है। हम्म, देयर इज़ नो नॉर्मल डेफिनेशन कि आप दिन में या वीक में इतनी बार करेंगे तो ठीक है। अगर कोई इंसान दिन में एक बार मैस्टरबेशन कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खराब है। मेरे लिए खराब वो चीज़ है इफ़ दिस थिंग इज़ टेकिंग अवे योर कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लीजिए आप किसी काम में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, एंड देन यू गेट द अर्ज and you are leaving that and going it, or you are not able to concentrate it because of that. So this is one bad factor about it. मान लीजिए आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं या आप सो ही नहीं सकते इसके बिना, सो दिस बिकम्स एन एडिक्शन। कोई इंसान अगर मैस्टरबेशन करते हुए भी उतना ही खुश है और अपने पार्टनर के साथ भी उतना ही खुश है तो ये एक एडिक्शन नहीं है। लेकिन आज की डेट में ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको मैस्टरबेशन करके ज़्यादा मज़ा आता है rather than actual intercourse. So if that is happening, then that is an addiction. या वो एक, इस केस में हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है कि मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा। बेसिकली हमें उनको बस समझाना है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये करना जिससे कि दूसरी चीज़ें अफेक्ट हो रही हूँ, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका एक कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो आपका एक रिलेशनशिप है, देन इट बिकम्स अ बैड हैबिट। ओके, और दिन में 3 बार इंसान क्यों कर रहा है? हमने जब पूछा है उनसे, कुछ लोगों से, तो हमें तो सर स्ट्रेस हो जाता है और ये रिलीव हो जाता है। सो वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट इन दैट केस। ओके, एंड साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, माइंडेड, इट्स अ साइकोलॉजिस्ट। वी डोंट नीड टू गिव एनी मेडिकेशंस टू द पेशेंट, वी जस्ट नीड टू काउंसिल, एक्सप्लेन। तो बेसिकली एक तरीके के काउंसलर्स होते हैं जो पेशेंट को काउंसिल करते हैं उनके जनरल क्वेश्चंस पे, Exactly. या जो फिनोमेनन चल रहा है उसके बेसिकली जानना है कि ऐसा इंसान कर क्यों रहा है और फिर उसको एक नॉर्मल ट्रैक पे लाना है। ओके, तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि जो 3-4 बार दिन में मास्टरबेट कर रहा है वो एक सेक्सुअल उसका एक डिजायर ना होके उसका एक साइकोलॉजिकल डिजायर भी हो सकता है, बट क्यों है इतना वो जानना है, हो जाता है। और उसकी वजह से क्या कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं वो जानना है। ओके, लोग ये भी कहते हैं कि मैं मैस्टरबेशन करता हूँ या मुझे नाइट फॉल होता है और मैं वीक फील करता हूँ। ओके, तो ये मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आ रहा है कि क्या मास्टरबेट करने से या फिर सेक्स करने से या फिर इंटरकोर्स करने से बॉडी वीक होती है? सर इट इज़ कैलोरी बर्निंग। ओके, आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं फॉर सम टाइम, मे बी फॉर मिनट्स यू माइट फील, बट देन यू आर अगेन एनर्जेटिक। आप एक तरह से एकदम बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं ना। इट्स कैलोरीज आपको मतलब है टेस्टोस्टेरोन और सर कैलोरीज जो आप एक्सरसाइज करने में कैलोरीज बर्न करते Okay. हैं, काइंड ऑफ कैलोरीज ही बर्न कर रहे हैं ना। ओके, आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ना उसमें, ओके, so you get a little tired and then you are again rejuvenated. ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, सो अब डॉक्टर जुनेजा आपसे मैं ये जानना चाहता था कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपने बात करी, तो अभी के टाइम में क्या एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट के अंदर कि अगर किसी पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन डाउन है, लेवल डाउन है, तो उस टेस्टोस्टेरोन को हम कैसे बेसिकली इन्हेंस कर सकते हैं मेडिकली और मे बी सर्जिकली, और क्या एडवांसमेंट और क्या अवेलेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल्स हैं आज के साइंटिफिक बेसिकली हेल्थ केयर ट्रीटमेंट में? इसमें देखिए, अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन अगर किसी इंसान का कम है तो कम क्यों है? पहली बात तो वो टेस्ट किस समय हुआ है। टेस्टोस्टेरोन का एक अपना पैटर्न होता है, वो एक नॉर्मल इस तरीके से चलता है, एक पीक पे जाता है फिर ड्रॉप करने लगता है। तो अगर मैं किसी इंसान को बोलता हूँ कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराइए, तो जब वो अपने पीक लेवल्स पे होता है मैं वो देखना चाहता हूँ, विच इज़ पीक लेवल से, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पीक लेवल से आपका मतलब है एज और टाइम ड्यूरेशन का? सर दिन में टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन जो हमें नॉर्मल वैल्यूज मिलेंगी, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू हम मानते हैं, वो हम सुबह 8 से 10 बजे के बीच में मानते हैं। ओके, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि जब आप अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करा रहे हैं तो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आप सैंपल दीजिए। ओके, फिर वो टेस्ट जाके रन होएगा लैब में और उसकी एक रिपोर्ट हमारे पास आएगी। तो ये ब्लड टेस्ट ही है? ब्लड टेस्ट है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट। ओके, इवनिंग में हम करते हैं तो थोड़ा सा एक वेरिएशन आ सकता है। तो अगर हमने इवनिंग में किया है, अगर वो एक बॉर्डर लो की तरफ है, तो मैं मान सकता हूँ कि मॉर्निंग में करेंगे तो वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा। अब बहुत सारे लैब्स की नॉर्मल रेंज अलग है, तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप अपना टेस्ट देखेंगे तो उसके अंदर एक लोअर लिमिट होती है, हायर लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट के बीच में हैं तो आप नॉर्मल हैं। अब मान लीजिए कि लोअर लिमिट है 240 एग्जाम्पल के तौर पे और हायर लिमिट है 900, किसी का 260 आया,
पेशेंट इस बात पे भी परेशान हो जाते हैं कि मेरे फ्रेंड का 400 है, मेरा 260 है। यू आर स्टिल इन द नॉर्मल रेंज। एक नॉर्मल रेंज डिज़ाइन की गई है 240 से लेके 900 तक की अगर नॉर्मल रेंज डिज़ाइन की है, और आप अगर 250 पे हैं या 260 पे हैं या 300 पे हैं तो वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल रेंज है। रेंज क्यों बनाई है? वरना वो भी 400 से 500 रेंज लिख सकते थे ना, 700 से 900 लिख सकते थे ना। रेंज बनाई है तो मतलब कोई बात होगी, वो नॉर्मल रेंज है। हाँ, अगर आपको इस मान लीजिए किसी का लो आता है लो, राइट, तो पहले तो ये जानना है लो आया क्यों है। तो एक एक्सेस होता है जिसकी वजह से एक एक्शन मैकेनिज्म होता है, एक काउंटर मैकेनिज्म होता है। तो कोई हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडायोल एंड टेस्टोस्टेरोन। इनका एक रिलेशन होता है। अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरा कम हो रहा है तो दूसरा वाला कम होना शुरू हो जाएगा। सो ये एक एक्सेस बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। मान लीजिए कि अगर इसमें डिस्पैरिटी आ रही है तो मैं वो बाकी सारे टेस्ट भी कराऊंगा, और उनमें अगर इश्यूज आ रहे हैं देन आई वुड लाइक टू चेक कि ये तो एक एक्सेस जो है वो खराब हो रहा है, तो इस एक्सेस को ठीक करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सो विच इज कॉल्ड अ बैलेंस। ओके, आपको बैलेंस को बनाना, तो मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, इसमें बहुत सारे वेराइटीज है जिसको हम एक क्लास के माध्यम से फिर भी बता सकते हैं, लेकिन अभी समझाना मुश्किल है। ओके, हाँ, लेकिन आपने जो पूछा कि मान लीजिए ये सब नॉर्मल है तो टेस्टोस्टेरोन जो बन रहा है, फिर मैं उसका अल्ट्रासाउंड भी करना चाहूँगा, एंड कुछ केसेस में अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो मैं एक एमआरआई ब्रेन करना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन में एक छोटी मोटी गांठ होती है जिसकी वजह से ये एक्सिस खराब हो सकता है, और तब टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है। तो सर्जिकली बहुत कम कारण है जिसमें हमें कुछ ट्रीटमेंट करके इसको ठीक करना होता है, वरना सारे मेडिकल कॉजेज हैं। और अगर किसी इंसान का लो बॉर्डर लाइन पे भी है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट लेना एडवाइजेबल तब तक नहीं है जब तक बहुत लो रेंज पे हम काम कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि मेरा बेबी नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है। टेस्टोस्टेरोन का बेबी से कोई लेना देना ही नहीं है। रादर देन उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि टेस्टोस्टेरोन खुद बूस्ट होगा। पर अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन सच में लो है, अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो टेस्टोस्टेरोन तो कम होगा, एज रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन एज रिलेटेड हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन यंग पॉपुलेशन में हो रहा है तो उसका कारण जानिए और उसको ठीक कीजिए। यंग पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए कोई मेरे पास कपल आ रहा है जिसका टेस्टोस्टेरोन कम है, अगर वो बेबी कंसीव करना चाह रहा है तो मैं उसको टेस्टोस्टेरोन नहीं दूंगा। एंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी बना रही है, एक होता है एक्सोजिनस जो हम बाहर से दे रहे हैं, जो हम इंजेक्शन या टैबलेट के माध्यम से दे सकते हैं। एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स को मार देगा, खत्म कर देगा जब तक आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं। आज आपने टेस्टोस्टेरोन लिया, उसके बाद आप ये प्लान कर रहे हैं, आपने अगर अपना सीमन एनालिसिस कराया और देखा कि मेरे स्पर्म्स तो जीरो हो, इसका कारण शायद वो टेस्टोस्टेरोन ही हो जिसकी आपको जरूरत थी या नहीं थी वो पता नहीं, क्योंकि वो तो हमने अभी तक जाना नहीं। तो एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पर्म्स को मार देता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए मर गए। एक समय के बाद जब आप टेस्टोस्टेरोन बंद कर देते हैं तो मे बी 4 वीक्स, 6 वीक्स, 3 मंथ्स तक वो वापस स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों डिसबैलेंस हुआ है, पहले वो जानना जरूरी है, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। एक टैबू और एक बचपन से हम एक सुनते हुए हैं कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं। हाँ, और अब स्कूल्स पे भी हमने पढ़े, और आप काफ़ी जनरल पब्लिक में भी आजकल बोलते हैं कि हार्मोन चेंजेस की वजह से लड़कियों की भी दाढ़ी आ रही है, और उनके अंदर भी एक मेनली इफेक्ट आ रहा है, मेल्स के अंदर फीमेल्स इफेक्ट आ रहा है। सो हाउ, मतलब एक हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेंस की हेल्थी लाइफ में और सेक्सुअल लाइफ में और मे बी उसकी ओवरऑल लाइफस्टाइल में क्या उसका अफेक्ट करता है, और आपको क्या लगता है कि उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और क्या उसके अंदर एडवांसमेंट है आज के इस मेडिकल साइंस के अंदर टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर इम्बैलेंस? सर देखो, पहले तो ये जानना जरूरी है प्रभाकर जी के इम्बैलेंस किस तरह का है। ओके। दूसरी बात, जेनेटिक्स भी एक चीज़ है। आज की डेट में मेंस हैं, वुमेन्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, एंड देन देयर आर पीपल हु आर genetically men but they have characteristics of women's, and there are people who are genetically women and characteristics of men's. ये तो क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं। अब कोई है तो है। एक अलग चीज़ होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। जैसे किसी आदमी को गायनेकोमैस्टिया हो गया, मतलब उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल्स के जैसा हो रहा है,
तो वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको जो दिक्कत है वो ठीक किया जाए और उसके बाद उसकी गायनेकोमेस्टिया को सर्जिकली आराम से आज की डेट में ट्रीट किया जा सकता है। किसी के अंदर मेल या फीमेल कैरेक्टर्स आ जाना ये हो सकता है बिना हार्मोनल इम्बैलेंस के हो, तो उसमें मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि वो इंसान गलत है। हमारे पास आज की डेट में ऐसे लोग हैं और वेस्टर्न पॉपुलेशन में ये एक्सेप्टेबल है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। एक इंसान का कैरेक्टर होता है, वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है और वो ऐसे रहना चाहता है तो हमें क्या प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। हाँ, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से उसका टेस्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब आपने जो एक स्टार्टिंग में बात की थी पेनिस का साइज, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार पेनिस का साइज डेवलप नहीं होता। मतलब इंसान की एज बढ़ती जा रही है लेकिन पेनिस छोटा ही रह गया, या जो गॉनेड्स हैं, जो टेस्टीज हैं, उनका साइज बढ़ा ही नहीं। तो अगर साइज बढ़ेगा नहीं तो स्पर्म कहाँ से बनेगा? तो उन केसेस में हमें वो एक्सेस की जो मैंने बात की थी, उसके अलावा भी कुछ होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स काफ़ी सारे होते हैं, तो उनको हमें फाइंड आउट करना है और उसको ट्रीट करना है। ट्रीट हो सकता है, वेल एंड गुड, नहीं हो सकता है तो कई बार हमें डीएनए टेस्टिंग, जिसको हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, हमें वो भी करना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर आगे इलाज अगर पॉसिबल है तो हम इलाज करेंगे। अगर आज की डेट में उतनी एडवांसमेंट हुई ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, देन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। सो बेसिकली जो हार्मोनल इम्बैलेंस की मैं बात करना चाह रहा था आपसे, आज हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं या फिर हमने देखा है लोग कि जैसे जैसे एज ग्रो करती है, जैसे एडोलेसेंट से टीन एज में आते हैं तो हार्मोन चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, देन उनका एंगर बढ़ता है या फिर कुछ प्यूबर्टल चेंजेस बोलते हैं, कुछ हैबिचुअल चेंजेस उनके होते हैं, बिहेवियर चेंजेस उनके होते हैं। वैसे एज बाय एज जब हार्मोनल इम्बैलेंस किसी की बॉडी में होता है, किसी मैन की बॉडी में होता है, तो वो कैसे बिहेव करते हैं और क्या उनके वार्निंग साइंस हैं जो आपको आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसे एक फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर कोई इंसान है, पहली बात उसका वॉइस चेंज हो जाता है। तो एक आदमी अगर थोड़ी सी फीमेल वॉइस के साथ बोल रहा है तो वो एक प्रभाकर जी, इसको मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, मेरा यही आपको कहना है। फीमेल्स हो सकती हैं जिनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, मेल्स हो सकते हैं जिनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई है, मेल्स हो सकते हैं जिनका टेस्टिस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, पेनिस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। ये तो एक नॉर्मल एनाटॉमिकल इश्यूज हैं जो किसी भी इंसान को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। लेकिन अगर एक मैं जनरल बात करूं जिसमें इंसान ग्रो कर रहा है, तो उसका एक लाइफस्टाइल आता है जिसमें प्यूबर्टी भी आती है। तो प्यूबर्टी के अंदर तो जो चेंजेस आने हैं वो नॉर्मली आएंगे ही आएंगे। ओके, या तो उसको हम नहीं पकड़ सकते। मेल्स विद फेमिनाइन कैरेक्टर्स, फीमेल्स विद मैस्कुलिन कैरेक्टर्स, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो इस कंडीशन में क्या आप एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को सेक्स चेंज करने के लिए या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट देने के लिए पूरा कंप्लीट? सर, अगर रिक्वायरमेंट है, if there is an disbalance, then we definitely recommend to do the hormonal change treatment. Okay. If required, मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल है फिर भी फेमिनाइन कैरेक्टर्स हैं, तब आप क्या करेंगे? हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे आप सेक्स चेंज कर लीजिए, उनकी प्रेफरेंस है। और सेक्स चेंज अगर कोई इंसान चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। तो ये टोटली पेशेंट की चॉइस के ऊपर बिल्कुल जाता है। पेशेंट से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो टैबू में है, वो सोसाइटी में है, वो पेरेंट्स में है। पेशेंट क्या चाहता है उससे तो पूछो। आपने अब देखा है, आज एक मूवी भी आई थी सुष्मिता सेन की, शायद सुष्मिता सेन जी की एक वो सीरीज है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उनकी वो खुद की चॉइस थी, सोसाइटी समझती है कि नहीं समझती है ये मैं नहीं जानता। डॉक्टर जुनेजा, हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं। इंडियन सोसाइटी आपको पता है बहुत कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स टाइप सोसाइटी है। धीरे धीरे अभी काफ़ी अवेयरनेस आया है लोगों के अंदर। पीपल आर टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड मेल फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्स चेंज की बातें भी लोग कर रहे हैं। कंसिडरिंग इंडियन पॉपुलेशन, कंसिडरिंग इंडियन पेशेंट जो आप रेगुलर बेस पर ट्रीट करते हैं, बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है कि आप किसी मेल से अगर आप फैमिली से बात कर रहे हैं मेल की इनफर्टिलिटी के बारे में, तो उस सेंसिटिविटी के टाइम पर उस बेसिक सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं अपने पेशेंट के साथ और कैसे उनको काउंसिल करते हैं ताकि उनको वो चीज़ समझ में आ जाए डिजीज़ से या फिर जिस फिनोमिनन से वो गुजर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट आप अच्छे से कर सकें? देखिए, इसमें अगर बात करें प्रभाकर जी, तो सबसे पहले तो पेशेंट को जानना ज़रूरी है, उसकी बात सुननी ज़रूरी है, उसकी बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो चाह क्या रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब पेशेंट को एक अच्छे से सुनते हैं तो उसका आपके अंदर एक पेशेंट का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि डॉक्टर ने मेरी बात सुनी, समझी। अब
डायरेक्टली अगर मैं उनके ऊपर कुछ भी चीज़ बोल दूंगा तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, क्योंकि मैं किसी इंसान के दिमाग में नहीं घुस सकता कि अंदर क्या चल रहा है। प्रॉब्लम उसे है या उसके पेरेंट्स को है। मे बी मुझे उनके पेरेंट्स से भी बात करनी पड़े, बैठ के समझाना पड़े कि सर आप जो चाह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक्चुअलिटी है वो ये है। तो पहले उसको समझो, उसके बाद पेशेंट से उनसे बात करो किस जगह पे हम सब मिलके एक सिचुएशन पे आ सकते हैं कि विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल, और उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो होगा, नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट का सबसे मेन रोल होता है यहाँ पे। डॉक्टर जुनेजा, व्हाट इज बेसिकली जो मेल फर्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की, सॉरी, सो क्या कॉमन कॉजेज हैं जो मेल इनफर्टिलिटी आजकल मतलब मेल्स में इनफर्टिलिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं और इंक्रीज हो रहा है, और क्या उसको बेसिकली कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आने वाली जनरेशन को विथ योर गाइडेंस, और क्या क्या हम उनको एक गाइडेंस और एक बेसिकली ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि वो अपनी बेसिकली जो मेंस हेल्थ उसको इम्प्रूव कर सकें? सर देखो, जनरली तो इनफर्टिलिटी की अगर मेल्स में बात करें तो दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू लो स्पर्म काउंट मोस्टली। हाँ, अब मैं उसको इनफर्टिलिटी नहीं करूँगा, जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होती है कुछ लोगों को कि दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, देन एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गांव खेड़ा समझते हैं आप? नहीं सर। मतलब अगर हम विलेजेस में चले जाएं, हाँ, कोर विलेजेस में चले जाएं, बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं सर जहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि वे एक्चुअली देर हैव टू परफॉर्म, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी कहाँ है, ऐसी भी जगह है। ओह माय गॉड। अभी एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना, आपने अगर मूवी देखी हो तो वो गायनाकोलॉजी के ऊपर पूरी मूवी थी। उसमें एक कपल आता है, दिखाते हैं, तो आदमी के हिसाब से वो सही कर रहा है, बाद में फीमेल चुपके से बताती है इनको पता नहीं है करना कहाँ है। ऐसा आज के टाइम पे होता है? ऐसा होता है, और ये मैंने अपनी ओपीडी में भी ऑब्जर्व किया है, जो बहुत रेयर है, शायद 0.1%, 0.1%, लेकिन ये भी एक पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, किसी का स्पर्म काउंट कम है, इरेक्टाइल इश्यूज है, देन क्यों है, लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस्ड आउट लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज बंद हो चुकी है, सुबह जाते काम पे, काम से वापस आए, अगले दिन की टेंशन, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत कुछ होता है सर, विच कैन बी मेडिकल, विच कैन बी सोशल, विच कैन बी साइकोलॉजिकल, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स। सो अगर एक जनरल डिक्टम मैं बोलूँ आपको तो उसमें यही है कि लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्ट्रेस जितना कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, स्मोकिंग ऑल्सो टेक्स वन ऑफ द फैक्टर्स, तो उसको भी जितना कम रखें वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली, आप ओबीज नहीं हैं, राइट, आप किसी कोमॉर्बिडिटीज से गुजर नहीं रहे, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब चीज़ें जितनी कम रहेगी। आज की डेट में सक्सेस क्या है? सक्सेस इज़ नॉट मनी, सक्सेस इज़ आप 50 साल के बाद कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सो देयर इज़ अ quote on that, eat your food like medicine right now, otherwise at an age you will have to eat your medicine like your food. So when you maintain a healthy lifestyle, things will be better in every aspect, not only in men's health, I mean men's fertility या men's wellness, it is in every aspect. अगर आप एक हेल्दी हैं तो आपको शायद बीपी शुगर नहीं होगा, हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो अ गुड लाइफस्टाइल इज अ मस्ट। सो आप कहना चाहते हैं कि हेल्दी मैन सेक्सुअल लाइफस्टाइल के लिए उस आदमी का इमोशनल, सोशल और लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर होना चाहिए, और अच्छा फूड हैबिट होना चाहिए। यस, तो स्ट्रेस वगैरह भी नहीं हाँ, होना तो चाहिए। मेंस के जो उसका सेक्सुअल हेल्थ है वो अच्छी इंप्रूव सर बेसिकली आपकी कॉर्डियल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ओके, सो इट डज नॉट ओनली डिपेंड्स टू दिस। ओके, आपका एक कॉर्डियल, आपका रिलेशनशिप कैसा है? मान लो आप और मैं एक पार्टनर हैं और हम लड़े ही जा रहे हैं, तो फिर वो कहाँ से अच्छा हो गया? चाहे मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल हो, मैं खाता पीता अच्छा हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आपकी मेरी बातचीत लड़ाई के अलावा होती ही नहीं है, तो फिर सर वो कहाँ से हो गया? तो ऑल द फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्ट, राइट। तो जुनेजा, अब हम थोड़ी प्रिवेंशन और अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। सो आपने मेंस फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करी, आपने बताया कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे एक अच्छे सेक्सुअल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। एक जनरल पब्लिक में अगर किसी मेल को या फीमेल को अपना बेसिकली स्क्रीनिंग करवाना हो कि मेरे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है या फिर जो मेरा सेक्सुअल हेल्थ है वो
किस लेवल पे है, क्या क्या उस पर कोई रेगुलर चेकअप के लिए कोई ऑप्शन है उसके अंदर? सर देखो, एज सच इसमें कोई रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत नहीं है, बट कोई अगर अपने आप को कराना चाहता है तो मैं ये बोलूँगा कि आज की डेट में एक चीज़ है हेल्थ चेकअप, जो इंडियन पॉपुलेशन नहीं करती, बहुत ही रेयर, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में हर 6 महीने में या साल में लोग करते ही करते हैं। तो इंडियन पॉपुलेशन अगर एक हेल्थ चेकअप अपना कर रही है एंड दे वांट टू नो अबाउट देयर हार्मोन्स एज वेल, सो दे कैन जस्ट गो फ्रॉम अ पैरामीटर जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, अगर किसी को है ये मेंस में, एंड फीमेल्स में अलग ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जैसे उनके एग्स प्रॉपर्ली बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज के डेट में फीमेल्स में एक बहुत कॉमन डिजीज हो गया PCOS। एवरी 3 वुमेन आउट ऑफ 5 हैव PCOS। तो AMH लेवल्स हो गया, एक जन बेसिक अल्ट्रासाउंड हो गया। तो एज सच एडवाइजेबल नहीं है, बट इफ एनीबडी वांट्स टू नो दे कैन डू दीज टेस्ट, एंड मेल्स में सीमन एनालिसिस करा सकते हैं। ओके। तो एज सच कोई एडवाइजेबल नहीं है। तो कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई स्क्रीनिंग करने या कुछ सर एक बार आप कर सकते हैं, बट एज सच अभी कोई प्रोटोकॉल्स ऐसे सेट नहीं हुए हैं। मतलब हमें कोई ऐसा जान के ये नहीं देखना कि बंदा ठीक है कि नहीं है। ओके। जनरली हम कब चेक करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम होती है, राइट। ये तो ऐसा होता है। रेगुलर चेकअप में अगर हम बात करें तो जब आप अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं देन यू कैन आस्क फॉर दीज टेस्ट, बट इट्स नॉट दैट कि आज मैंने टेस्ट कराया तो चल मैं साल बाद भी कराता हूँ, 2 साल बाद भी, अनटिल एंड अनलेस जैसे मेंस में एक प्रॉब्लम होती है वेरिकोसील की, ओके, विच इज डायलेटेशन ऑफ द वेन्स, जो स्क्रोटम के ऊपर वेन्स होती हैं। उस केसेस में हमें रेगुलरली सीमन एनालिसिस करा के देखते रहना पड़ता है कि कहीं वो उस चीज को हार्म तो नहीं कर रहा। सो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। सो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट अगर कोई चाहता है तो जब वो अपना हेल्थ चेकअप करा रहा है, he or she can incorporate these tests, which is a normal thing, I believe. So what inspired you to specialize in this field, and what have been most rewarding part of your work? If you could share with us some. Sir, देखो यूरोलॉजी जैसा मैंने आपको बताया एक बहुत वास्ट ब्रांच है प्रभाकर जी। इंस्पिरेशन तो ऐसे है कि मुझे चाहिए था कि इमरजेंसी कम हो ताकि मैं फैमिली को टाइम दे सकूं। तब लगता था कि यूरोलॉजी में क्या है कि स्टोन हो जाएगा, किडनी स्टोन हो गए, प्रोस्टेट हो गए, और कुछ ऑन्कोलॉजी हो गई, ट्रांसप्लांट हो गया। ट्रांसप्लांट का एक इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे जैसे हम इसमें घुसे तो पता लगा कि ये तो बहुत कुछ है, रोबोटिक्स भी है, एंड्रोलॉजी भी है। और एंड्रोलॉजी के लिए तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिकली जो सिर्फ एंड्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है गिने चुने हैं पूरे इंडिया में। तो एक मेरे हिसाब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे वुमेन्स के ऊपर बहुत कुछ है, अवेयरनेस होती है, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, क्या करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर होता है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर होता है। कभी आपने देखा मेंस के ऊपर कोई टॉक हो रही है कहीं पे? कभी सुनी है? ये होनी चाहिए। इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ होनी चाहिए। जो नॉर्मल चीज़ें वो एक आदमी को पता होनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और वैसे एज सच हमें बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आया और मैंने उसका इवैल्यूएशन किया। इफ मैं अगर सिर्फ मेन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करूँ, कोई आया जिसको इरेक्टाइल इशू है एज पर हिम, और हमें जैसे मान लीजिए फर्स्ट इंस्टेंस में पता लग गया कि यार दिस इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल रादर देन एक्चुअली, तो अगर वो पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाता है और अपना इलाज ले लेता है, और जब फिर वो वापस आके बताता है ना कि सर आप सही कह रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, हमारे लिए तो वही रिवॉर्डिंग है सर। बाकी यूरोलॉजी में अगर देखा जाए तो जैसे स्टोन पेशेंट्स होते हैं, जब पेन में आते हैं, जब हम उनकी तकलीफ को ठीक कर देते हैं, नेक्स्ट डे से पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये चीज़ें रिवॉर्ड, छोटी छोटी चीज़ें सर, पेशेंट हमारा खुश होकर सेटिस्फाई होकर घर चला जाए, दिस इज रिवॉर्ड फॉर अस। ग्रेट सर, इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक पीस ऑफ एडवाइस इफ यू वांट टू गिव टू अ पब्लिक, जनरल पब्लिक, टू मेंटेन देयर सेक्सुअल लाइफ और यू नो ऑल ओवरऑल मेंस हेल्थ और वुमेन्स हेल्थ, वो एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे पब्लिक को कि वो अपने लाइफस्टाइल और सेक्सुअल लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके और अच्छे से? सर मैं ये कहना चाहूँगा प्रभाकर जी इसमें आपको कि अगर मान लो किसी पेशेंट को कुछ भी अपने बारे में ऐसा डाउट लग रहा है, तो सबसे पहली बात वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, आज की डेट में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एक इंसान को 12-13 साल लगे इस स्टेज पे पहुंच के कुछ समझने में, जो आज वो खुद को अपने आप को 100% नहीं मानता, तो आप 12 घंटे में क्या जान लोगे सर? हाफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट डेंजरस। तो अगर ऐसी कोई चीज लगती है तो जाओ डॉक्टर से मिलो, क्लैरिफाई करो। अगर कुछ जांच कराने की जरूरत है, कोई टेस्ट कराने की जरूरत है, वो कराओ। अपने दिमाग में जो डाउट्स हैं उनको हटाओ, रादर देन ये आपस में डिस्कस करना, क्योंकि जब भी आप आपस में डिस्कस करेंगे, 4 लोग बैठेंगे तो 4 की जगह 16 बातें निकलेंगी ही निकलेंगी।
उसको ऐसा था, इसको ऐसा था, तेरे को वो हो गया है, तो उससे आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ है, बी इट विद यू, बी इट विद योर पार्टनर, बी इट बोथ ऑफ यू, तो आप जाइए डॉक्टर से मिलिए, लेट हिम एनालाइज उसको क्या करना है, आपको दवाई देनी है, टेस्ट कराने हैं या काउंसलिंग करानी है, वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, खुद को अच्छा रखना है, मूड एनलाइटन रखना है, स्ट्रेस कम रखना है, यही चीज़ें होती हैं सर। ये टॉपिक जो है बहुत सेंसिटिव है बिल्कुल। कि मतलब कोई अपना के सेक्स के ऊपर बात कर रहा है, अपने इश्यूज बता रहा है, तो सेंसिटिविटी बहुत हाई है इसके अंदर, तभी लोग बात नहीं करते इसके बारे में, अपने फैमिली में भी नहीं करते, फ्रेंड्स से भी नहीं करते, एंड दे फील लाइक कि फिर थोड़ा सा इन्फीरियर फील करते हैं कि मैं बात करूंगा तो मेरे कॉन्फिडेंस लोग क्या फील करेंगे मेरे बारे में, कॉन्फिडेंस मेरी मेंटेन होगा कि नहीं होगा, लोग मतलब मेरा एक बेसिकली एक टैबू है लोगों के माइंड में कि मेरे मजाक उड़ाएंगे लोग, मेरे लिए पे हंसेंगे लोग। तो एक डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, जब पेशेंट आपके पास आता है तो उनकी प्राइवेसी को लेकर कितने कंसर्न रहते हैं आप, क्या उनकी प्राइवेसी का लीक होने का रहता है, मतलब आप किसी का शेयर कर सकते हैं, या फिर पेशेंट और आपके बीच की जो कन्वर्सेशन है वो आपके साथ दोनों के बीच में रहती है, आप इस पर कैसे पेशेंट को कॉन्फिडेंस में कैसे लेते हैं पेशेंट को? देखो, पेशेंट जो होता है आधा ठीक हो जाता है डॉक्टर के बात करने के तरीके से, राइट। तो रही बात कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो सर पहली डिक्टम जो चीज़ हमें सिखाई जाती है, पेशेंट और डॉक्टर की बात मेरे परिवार वाले को भी नहीं पता होगा, मेरे बगल में जो बैठा है उसको भी नहीं पता होगा। अगर छोटी सी बात कहूँ, इस कान को अगर पता है तो इस कान के पास भी ये बात नहीं जानी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन होनी ही होनी है। दूसरी बात, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आप 4 लोगों के आगे उससे बात नहीं कर रहे, आपका केबिन बंद है, और पेशेंट जनरली स्ट्रेस्ड आउट रहता है जब आप, जैसे आपने बोला कि बात करने में भी कतराते हैं क्योंकि एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है, तो पेशेंट को आपको ईज आउट करना होता है, यार जो बोलना है खुल के बोलो, यहाँ पे बस आप और मैं हूँ और कोई नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं बोलोगे तो आप कहाँ बोलोगे? खुल के बोलो, जो प्रॉब्लम है आप सारी बात बताओ और सारी बातों का सोल्यूशन दिया जाएगा। अगेन मैं फिर वही बात बोलता हूँ, ऐसे पेशेंट्स को टाइम देना पड़ता है। रही बात टैबू की, तो ये तो अभी जो चल रहा है, जब अवेयरनेस बढ़ेगी चीज़ें ये भी कम होंगी, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी सर मेंटेन होती है। एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट से बारे में बात नहीं होती। एग्जाम्पल दिया जा सकता है, XY एक पेशेंट था, उसको ये प्रॉब्लम थी, हमने ऐसे किया तो वो ठीक हो गया, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं लीक होता, वो कहाँ रहता है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक और बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, रादर देन वो अपने सराउंडिंग में किसी से डिस्कस करे, अगर वो खुद जाके डॉक्टर से मिल लेगा तो किसी को कहाँ पता लगेगा? Exactly. जब 2 लोगों ने बात कर ली तो वो बात 4 जनों के बीच में गई ही नहीं। अगर आप खुद 3 लोगों से डिस्कस करेंगे तो वो 30 लोगों में जाएगी सर, और फिर वो एक गलत तरीके से प्रेजेंट आएगी। थैंक यू डॉक्टर जुनेजा। थैंक यू प्रभाकर जी। थैंक यू सो मच। आप अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ा बता पाएंगे, आपका क्लिनिक कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, पेशेंट आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हमारा क्लिनिक जो है वो पश्चिम विहार में है, बहरा एन्क्लेव में, ऑन रोड है, फर्स्ट फ्लोर पे है, 410 फर्स्ट फ्लोर, बहरा एन्क्लेव। आस पास नियर बाय हमारे रामलीला ग्राउंड है और रेडिसन ब्लू है। जनरली मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ शाम के 7 बजे के आसपास, क्योंकि दिन में मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट देयर। तो वहाँ पे जब मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है, देन आई कम्यूट हेयर बिकॉज आई स्टे नियर बाय। तो पेशेंट कभी भी चाहता है मुझसे मिलना तो मंडे टू सैटरडे बाय अपॉइंटमेंट हम 7 to 9 यहाँ पे पेशेंट्स को देखते हैं। कभी कभी जल्दी भी पहुँच जाता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। तो पेशेंट यहाँ मिल सकता है, हम जो पेशेंट की मदद कर सकते होंगे किसी भी एंगल से, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प द पेशेंट। ओके, तो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या है मेंस हेल्थ को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, तो आप डॉक्टर रोहित से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे मेंशन्ड है। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।